गुड इवनिंग एवरीबॉडी। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में बहुत सारी बातें बहुत जल्दी जल्दी कर ली हैं हमने। एवरेज प्रॉफिट से गुडविल का कैलकुलेशन, सुपर प्रॉफिट से गुडविल का कैलकुलेशन, प्रॉफिट में जो एडजस्टमेंट्स किए जाते हैं और कैपिटल एम्प्लॉयड का डिस्कशन, ये 4 पॉइंट्स हमने कवर कर लिए हैं क्लास में। कैपिटलाइजेशन मेथड का डिस्कशन बाकी है, लेकिन उस मेथड को स्टार्ट करने से पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हम ऑलरेडी क्लास में देख चुके हैं, प्रॉफिट में जो एडजस्टमेंट्स हम कर रहे थे उनमें जो खास बातें हैं, जो कॉमन पॉइंट्स हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उनका पहले फिर से डिस्कशन कर लेते हैं। जो ट्रीटमेंट हमने एवरेज प्रॉफिट मेथड का जब डिस्कशन किया था तो कुछ पॉइंट्स का देखा था, वही ट्रीटमेंट्स एक बार रिकॉल कर लेते हैं, क्योंकि अगर वो पॉइंट्स हमको अच्छे से समझ में नहीं आएंगे तो एग्जाम में क्वेश्चन हमसे नहीं बनेगा। और गुडविल चैप्टर के साथ तो एक और खास बात है, देखिए यहाँ पे हम कोई लेजर नहीं बना रहे हैं, यहाँ पे हम कोई फॉर्मेट नहीं बनाते हैं, यहाँ पे हम सिर्फ कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो ऐसे केस में अगर कैलकुलेशन गलत भी हो गया तो हमको पता ही नहीं चलेगा, हम एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, और फिर जब रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा कि हमसे गलती हो गई थी। इसीलिए इन पॉइंट्स को प्रॉपरली समझना जरूरी है। कल देखिए हमने सुपर प्रॉफिट मेथड का डिस्कशन किया था, कैपिटल एम्प्लॉयड का डिस्कशन किया था, तो इन दोनों का डिस्कशन तो ठीक है, लेकिन जो उससे पहले वाली क्लास में हमने पॉइंट्स डिस्कस किए थे प्रॉफिट के एडजस्टमेंट वाले, उन पॉइंट्स को देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो एग्जाम में पूछे जाते हैं और अलग अलग एंगल से पूछे जाते हैं। एडजस्टमेंट्स में या फिर लिख सकते हैं यहां पर रिलेटेड टू प्रॉफिट। पहला पॉइंट जो हमने डिस्कस किया, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स। इंटरेस्ट ऑन एफडी भी बोल सकते हैं। ये जो इंटरेस्ट है ये हमारी बिजनेस इनकम नहीं है, लेकिन हमको हर साल मिलता है, तो हम इसको रिवर्स करते हैं। देखिए काफी सारे पॉइंट्स हमने उस दिन भी देखे थे, कुछ का रिवर्सल कर रहे थे, कुछ का रेक्टिफिकेशन कर रहे थे। तो हमने जितने भी पॉइंट्स डिस्कस किए या फिर आगे भी जो पॉइंट्स हम डिस्कस करने वाले हैं, उनमें से जो कॉमन पॉइंट्स हैं वो यहाँ पे मैं लिस्ट आउट कर देता हूं। इनके प्रॉपर नोट्स आप बनाएंगे, क्योंकि एग्जाम में जब रिविजन की बात आती है तो एक चैप्टर को रिवाइज करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम हमारे पास अवेलेबल नहीं होता है। ऐसे केस में पार्टनरशिप ऑलरेडी बहुत बड़ा है, इसके बाद जो चैप्टर स्टार्ट होने वाले हैं पूरा टाइम आप उन्हीं को देने वाले हैं, ये बात मैं जानता हूं। एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ और डिसोल्यूशन, ये 4 चैप्टर ऐसे हैं जिनमें हम अपना पूरा टाइम रिवीजन का दे देते हैं। लेकिन ऐसे केस में होता ये है कि जो छोटे चैप्टर्स हैं ये छूट जाते हैं, इनके लिए टाइम नहीं बच पाता है। तो ऐसे केस में अगर प्रिसाइसली इनके नोट्स बने होंगे तो एग्जाम में काम आएंगे। अब देखिए इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट जो है, इसका ट्रीटमेंट हमने क्या किया, हमने इसको किया माइनस, क्योंकि ये इनकम है इसीलिए इसका रिवर्सल होगा, लेस कर देंगे। और लेस करने का रीजन क्या है, नॉन बिजनेस इनकम, ये हमारी बिजनेस इनकम नहीं है। ऑल्दो ये हम रूटीन में कमा रहे हैं, लेकिन फिर भी बिजनेस इनकम नहीं है, इसीलिए रिवर्सल तो करना पड़ेगा। अब ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, इसी तरह से आप नोट करते जाइए कॉपी में। सेकेंड पॉइंट जो हमने देखा था, लॉस बाय फायर। लॉस बाय फायर हो, लॉस बाय अर्थक्वेक हो, कुल मिला के किसी भी नेचुरल कैलेमिटी से होने वाला लॉस, हमने उसको कर दिया ऐड। उसका रीजन था एबनॉर्मल लॉस। जो बिजनेस रिलेटेड आइटम नहीं होंगे उनको भी रिवर्स किया जाएगा, जो एबनॉर्मल नेचर के आइटम होंगे उनको भी रिवर्स किया जाएगा, चाहे इनकम्स हो या फिर लॉसेस हो। तो जिस तरह से ये लॉस बाय फायर है, वैसे ही प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट भी हो सकता है। थर्ड पॉइंट है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट। कभी लिखा रहता है मशीन बेची प्रॉफिट हुआ, कभी लिखा रहता है बिल्डिंग बेची प्रॉफिट हुआ। तो कोई भी असेट अगर बेच के प्रॉफिट हो रहा है तो वो हमारी रूटीन बिजनेस इनकम नहीं है, वो एक एबनॉर्मल गेन है जो हमको हमेशा नहीं होगा। तो ऐसे केस में उस प्रॉफिट को हमको माइनस करना पड़ेगा। तो यहां पे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट को भी कर देंगे लेस, रीजन है एबनॉर्मल गेन। अब देखिए जितने भी आइटम्स है सब रिवर्स हो रहे हैं। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इनकम था, इनकम है इसलिए माइनस किया, ये लॉस है इसीलिए प्लस किया, ये अगेन गेन है इसीलिए माइनस किया। अब फोर्थ पॉइंट, अच्छा इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट की जगह
कोई भी इनकम हो सकती है। एक और पॉइंट है जो आप नोट कर लीजिएगा, डिविडेंड। कई बार डिविडेंड लिखा होता है क्योंकि अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं एफडी में तो हमें इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं शेयर्स में तो हमें बदले में डिविडेंड मिलता है, जिसका डिटेल में डिस्कशन कंपनी अकाउंटिंग में हम करेंगे कि डिविडेंड क्या होता है, शेयर क्या होता है। लेकिन फिर भी आपने थोड़ा बहुत तो सुना ही होगा, अगर हम किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं तो वो हमारे लिए इन्वेस्टमेंट है, और अगर हमने शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया है तो हमें इंटरेस्ट की इनकम नहीं होगी, हमें डिविडेंड की इनकम होगी। और वो डिविडेंड की इनकम भी नॉन बिजनेस इनकम मानी जाएगी, क्योंकि हम अपने बिजनेस से अलग कमा रहे हैं और जो हमने शेयर्स में पैसे इन्वेस्ट करके रखे हैं वहां से अलग कमा रहे हैं। तो कुल मिला के दोनों का ट्रीटमेंट तो सेम ही है, क्योंकि है दोनों इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स। पर मैंने यहां पे लिखा है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, क्योंकि ज्यादा चांसेस इंटरेस्ट के आने के ही हैं, लेकिन फिर भी डिविडेंड भी पूछा जा सकता है। तो यहां पे आप चाहें तो इंटरेस्ट ऑब्लिक डिविडेंड भी लिख सकते हैं। अब प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट के बाद नेक्स्ट पॉइंट जो हमने देखा था वो था रिपेयर्स का एडजस्टमेंट। अब ये जो रिपेयर्स का एडजस्टमेंट था ये एक्चुअली रेक्टिफिकेशन था, एक गलती हो गई हमसे, हमने रिपेयर्स का मशीन का रिपेयर करवाया, सॉरी हमने मशीन खरीदी थी और गलती से उसको रिपेयर ट्रीट कर लिया था। ये तो एक हिस्सा था, एक केस था। ऐसा ही इसका जस्ट ऑपोजिट केस और हो सकता है जिसमें हमने मशीन का रिपेयर करवाया, जो एक्चुअली रिपेयर्स का खर्चा माना जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट किया जाता है, पर हमने गलती से उसको मशीन परचेज्ड मान लिया, मतलब कैपिटलाइज कर लिया। तो ये एक एंगल था। ऐसा ही एक और केस डिस्कस करेंगे, दोनों का जो एडजस्टमेंट होगा वो बिल्कुल ऑपोजिट होगा। कुल मिला के जो हमने अभी तक पॉइंट देखा वो ये था कि हमने मशीन खरीदी और उसको रिपेयर्स का खर्चा मान लिया। ये दोनों जो पॉइंट्स हैं, एक है कैपिटलाइज करना और एक है रेवेन्यू ट्रीट करना। जब हम किसी पेमेंट को एक्सपेंस मान रहे होते हैं, मतलब हम उसे रेवेन्यू ट्रीट कर रहे होते हैं। और जब कोई ऐसा पेमेंट है जो असेट नेचर का है, जिसका बेनिफिट एक साल से ज्यादा मिलेगा, तो हम उसको बोलते हैं कि हमने उसे कैपिटलाइज किया। तो ये रिपेयर्स नाम का जो खर्चा है ये है एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मतलब ये हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाना चाहिए। और अगर हम मशीन खरीद रहे हैं तो ये है एक कैपिटल एक्सपेंडिचर जो बैलेंस शीट में असेट साइड शो होना चाहिए। अब गलती ये हो गई थी कि हमारा एक कैपिटल एक्सपेंडिचर मशीन का खरीदना गलती से रेवेन्यू ट्रीट हो गया। मतलब ये है कि हमने उसे रिपेयर्स का खर्चा मान लिया, तो हमने उस खर्चे का रिवर्सल किया था। इसीलिए रिपेयर्स के दो एडजस्टमेंट होने चाहिए। तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, इस जो हमने अभी तक डिस्कस किया था उसमें रिपेयर्स का एडजस्टमेंट क्या किया था, ऐड कर दिया था एंड डेप्रिसिएशन चार्ज्ड सेपरेटली। डेप्रिसिएशन को हमने सेपरेटली चार्ज किया क्योंकि एक गलती से दूसरी गलती ऑटोमेटिकली हो गई। हमने मशीन खरीदी और उसे मशीन ट्रीट नहीं किया, तो अगर हमने उसे मशीन ट्रीट नहीं किया और रिपेयर्स मान लिया तो फिर हमने डेप्रिसिएशन भी नहीं लगाया होगा। इसके लिए अलग से लिखा होना नहीं चाहिए कि हमने डेप्रिसिएशन भी नहीं लगाया है, क्योंकि डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है सिर्फ फिक्स्ड असेट्स के केस में। अब अगर हमने उसको फिक्स्ड असेट माना ही नहीं तो फिर डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज किया होगा। तो ये क्लियर है कि अगर ये गलती हुई है तो डेप्रिसिएशन की गलती भी ऑटोमेटिकली हो गई होगी। तो इन दोनों का जब हम एडजस्टमेंट करेंगे, रिपेयर्स का खर्चा ऐड करेंगे क्योंकि वो रिपेयर्स का खर्चा था नहीं, वो मशीन थी, उसके बाद डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, तो हम कहीं ना कहीं कर रहे होंगे रेक्टिफिकेशन। दूसरा एडजस्टमेंट जिसको हम मशीन का एडजस्टमेंट बोल सकते हैं, इसका जस्ट ऑपोजिट। मशीन के एडजस्टमेंट में हम क्या करेंगे, हम कर देंगे लेस। मतलब यहां पे ये हुआ है कि हमने मशीन खरीदी ही नहीं थी, गलती से उसे मशीन मान लिया, तो अब क्या करना पड़ेगा, उससे मशीन को मशीन अकाउंट से हटाना पड़ेगा, रिपेयर्स अकाउंट में लेके जाना पड़ेगा, जिससे हमारा एक्सपेंस बढ़ जाएगा, प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो यहां पे लिखेंगे लेस। ये ऐड मतलब एडेड टू प्रॉफिट, प्रॉफिट में ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि गलती से रिपेयर्स का खर्चा माना था, तो जिस साल खर्चा माना होगा उसी साल वापस ऐड बैक कर दिया जाएगा। और यहां पे हमने गलती से रिपेयर्स के खर्चे को मशीन मान लिया है। अगर आपको और प्रॉपरली लिखना है तो यहां पे ऐसे लिख सकते हैं, मशीन ट्रीटेड एज रिपेयर्स।
मशीन ट्रीटेड एज रिपेयर्स, और यहां पे रिपेयर्स ट्रीटेड एज मशीन। और जो ट्रीटेड एज रिपेयर्स और ट्रीटेड एज मशीन लिखा हुआ है ये गलती से ट्रीट कर लिया गया है और इसीलिए उसका रेक्टिफिकेशन किया जा रहा है। मशीन का ट्रीटमेंट, अब रिपेयर्स को गलती से मशीन ट्रीट कर लिया है तो फिर से रिपेयर मानेंगे तो प्रॉफिट से लेस कर देंगे। एंड डेप्रिसिएशन का फिर से कुछ करना पड़ेगा क्या? बिल्कुल करना पड़ेगा। सोच के देखिए, किसी रिपेयर्स के खर्चे को अगर हमने गलती से मशीन मान लिया तो मशीन मान लिया तो एक रिवर्सल तो वो करना पड़ेगा, लेकिन अगर हमने उसे मशीन माना होगा तो हर साल डेप्रिसिएशन भी लगाया होगा। अगर हम उसे मशीन नहीं मानते तो डेप्रिसिएशन नहीं लगाते। तो यहाँ पे मशीन हमको नहीं मानना था, गलती से मशीन मान लिया, गलती से डेप्रिसिएशन लगा दिया, तो उस डेप्रिसिएशन को भी रिवर्स करना पड़ेगा। एंड डेप्रिसिएशन will be reversed separately। यहां पे डेप्रिसिएशन टू बी चार्ज सेपरेटली होना चाहिए, यहां पे डेप्रिसिएशन विल बी रिवर्स्ड सेपरेटली। ये भी एक रेक्टिफिकेशन है। ये दोनों एग्जैक्टली ऑपोजिट है। मतलब ये कि आपको एग्जाम में अगर इन दोनों में से कोई भी एक पॉइंट दिखा तो पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा आपको कि गलती कौन सी हुई है। मशीन को रिपेयर मान लिया है कि रिपेयर को मशीन मान लिया है। अदरवाइज आपसे भी गलती हो सकती है। मतलब ये कि हो सकता है मशीन को रिपेयर मान लिया गया हो और आपको लग रहा हो कि रिपेयर को मशीन मान लिया है, तो आप उल्टा एडजस्टमेंट करके आ जाएं। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। ये पॉइंट एग्जाम में कई बार पूछा गया है, इसीलिए मैं बार बार इस पॉइंट पे एम्फेसाइज कर रहा हूं कि इसको ध्यान से समझना जरूरी है। ये 5th पॉइंट हो गया। 6th पॉइंट, अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। अब अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक मतलब क्लोजिंग स्टॉक। यहां पे स्पेसिफिकली लिख देता हूं मैं क्लोजिंग स्टॉक। देखिए, ये जो सेकेंड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट है, 4th और 5th, इनका किस तरह से एडजस्टमेंट हो रहा है ये बात आपको समझ में आ रही होगी। ये दोनों जो पॉइंट्स हैं ये दोनों एक बार रिवर्स होंगे, एक साल में इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन ये जो फोर्थ और 5th पॉइंट है इसमें होगा ये कि एक बार तो रिवर्सल होगा ही होगा, लेकिन डेप्रिसिएशन का जो इफेक्ट है वो कंटिन्यूअसली हमको देना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट में भी ऐसा ही है, इंटरेस्ट का इफेक्ट कंटिन्यूअसली हमको देना पड़ेगा। सिर्फ एक ईयर से रिलेटेड ये नहीं है, ये इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट मल्टीपल ईयर्स पे इफेक्ट डालेगा। ये जो खर्चा है रिपेयर्स वाला, चाहे कोई भी एडजस्टमेंट हो दोनों में से, इसका इफेक्ट जो है वो मल्टीपल ईयर्स पे रहेगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन गलती से हर साल हो गया होगा, या फिर डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन होना चाहिए था लेकिन वो गलती से हर साल हमने छोड़ दिया है, तो अब हर साल डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अब ये जो अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक है, इसका इफेक्ट जो है वो मल्टीपल ईयर्स में नहीं रहेगा, लेकिन 2 सालों में रहेगा। एक जिसका क्लोजिंग स्टॉक है और एक साल वो जिसका ओपनिंग स्टॉक है। मतलब अगर लिखा हुआ है 2019-20 का क्लोजिंग स्टॉक, तो 20-21 का ओपनिंग स्टॉक। अब अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक का मतलब है क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू बढ़ानी है, तो इसीलिए ऐड कर देंगे क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक बढ़ाएंगे तो प्रॉफिट में प्लस कर दिया जाएगा फिगर। ये जो लेस ऐड लिख रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? ये प्रॉफिट में ऐड करना है कि लेस करना है ये समझ रहे हैं। तो यहाँ पे अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक जो है वो ऐड कर दिया जाएगा, लेकिन नेक्स्ट ईयर में उसे लेस भी करना पड़ेगा। एडेड इन बेस ईयर, लेस इन नेक्स्ट ईयर। ऐसा इसीलिए क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक जो है वो नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक बनेगा, और अगर अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक है तो इसका ऑटोमेटिकली मीनिंग है अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक ऑफ नेक्स्ट ईयर। अगर एक साल का क्लोजिंग स्टॉक कम रिकॉर्ड होगा तो उसके अगले साल का ओपनिंग स्टॉक बिल्कुल वही रह जाएगा, तो वो भी कम रिकॉर्ड हो गया। तो ऐसे केस में क्लोजिंग स्टॉक बढ़ेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा, और अगर ओपनिंग स्टॉक नेक्स्ट ईयर का बढ़ाएंगे, जो कि बढ़ाना ही पड़ेगा, तो हमारा नेक्स्ट ईयर का प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो कुल मिला के ध्यान रखिएगा,
अंडर वैल्यूएशन हो या फिर ओवर वैल्यूएशन हो, स्टॉक का एडजस्टमेंट ऐसा होता है कि 2 सालों पे इफेक्ट डालेगा और 2 सालों में से एक में वो प्लस होगा, एक में वो माइनस होगा, उसका अल्टीमेट इफेक्ट हमेशा हमेशा जीरो ही रहेगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि इस गलती को सुधारें और हमारा ओवरऑल प्रॉफिट बढ़ जाए या फिर हमारा ओवरऑल प्रॉफिट डाउन हो जाए। एक साल का प्रॉफिट बढ़ेगा तो सेकेंड ईयर का कम हो जाएगा, या फिर इस साल का कम होगा तो पिछले साल का बढ़ जाएगा। 2 सालों पे इफेक्ट रहेगा और ऑपोजिट इफेक्ट रहेगा। दोनों सालों में ऐड हो ऐसा कभी नहीं हो सकता, दोनों सालों से लेस करना पड़े ऐसा भी कभी नहीं हो सकता। तो ये ध्यान रखिएगा, ये भी एक प्रकार का रेक्टिफिकेशन है। देन उसके बाद जैसे अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक है, वैसे ही ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। अच्छा, क्या लैंग्वेज इसी तरह की होगी क्या? लैंग्वेज तो ऑपोजिट भी हो सकती है। अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक की जगह अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक आपसे बोल दिया जाएगा। तो अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक मतलब ये वाला गिवन है, तो जस्ट पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक भी चेंज करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो ये जो पॉइंट्स हम लिख रहे हैं ये ओपनिंग स्टॉक के एंगल से भी पूछे जा सकते हैं। थोड़े से टेक्निकल हैं, क्वेश्चंस में जब देखेंगे तब और ज्यादा अच्छे से बात समझ में आएगी। फिलहाल तो आप नोट जरूर कर लीजिए क्योंकि रिवीजन के लिए आपके ये पॉइंट्स बहुत जरूरी हैं। अंडर वैल्यूएशन के बाद ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, इसका जो ट्रीटमेंट होगा वो एग्जैक्टली ऑपोजिट, लेस इन बेस ईयर, then added in next year। ऐसा इसीलिए क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक जो है वो ओवर वैल्यूड पाया गया है, उसे कम करना पड़ेगा। कम करेंगे तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, लेकिन प्रॉफिट तो कम होगा, स्टॉक भी कम हो गया तो नेक्स्ट ईयर का प्रॉफिट हमारा बढ़ जाएगा क्योंकि नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक कम हो जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक बढ़ेगा तो ओपनिंग स्टॉक भी बढ़ेगा, क्लोजिंग स्टॉक कम होगा तो ओपनिंग स्टॉक भी कम होगा। अब यहां पे हमने क्लोजिंग स्टॉक को कम किया, प्रॉफिट कम हो गया, लेकिन ओपनिंग स्टॉक के कम होने की वजह से नेक्स्ट ईयर का प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो ओवरऑल इफेक्ट देखा जाए तो जीरो ही हुआ, लेकिन हमको तो ट्रीटमेंट करना ही पड़ेगा। ये भी एक रेक्टिफिकेशन है। देखिए, ये वो मेजर पॉइंट्स है, ये वो कॉमन पॉइंट्स हैं जो हमने क्लास में अभी तक देख लिए हैं। अच्छा, ये पॉइंट्स हमारे किसी न किसी पिछले साल से रिलेटेड हैं। हमने ये सारे पॉइंट्स एक साथ लिस्ट आउट कर दिए, लेकिन सिर्फ इतने ही एडजस्टमेंट होते हैं ऐसा नहीं है। अब मैं इसके आगे की बात करता हूं, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे ऐसे भी एडजस्टमेंट्स हो सकते हैं जो अभी तक किसी साल में नहीं हुए, अब वो फ्यूचर रिलेटेड एडजस्टमेंट्स है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि अब आप जब क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, पिछले सालों से रिलेटेड कोई भी पॉइंट है, एबनॉर्मल लॉस हो, एबनॉर्मल गेन हो, या फिर नॉन बिजनेस इनकम हो, नॉन बिजनेस एक्सपेंस हो, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर हो, कुछ भी हो, किसी न किसी पर्टिकुलर ईयर से रिलेटेड होगा या फिर एक से ज्यादा सालों से रिलेटेड होगा। जो भी होगा आप उस पर्टिकुलर ईयर में उसका एडजस्टमेंट कर देंगे। लेकिन अगर कोई ऐसा आइटम है जो हर साल के एडजस्टमेंट में है, मतलब ये है कि 4 सालों का क्वेश्चन है, 1920, 2021, 21, 22, 22, 23, 4 सालों में हर साल हम उसको माइनस कर रहे हैं, ऐसे पॉइंट्स भी हम डिस्कस करेंगे। मतलब एक ऐसा एक्सपेंस है जो हम रेक्टिफाई कर रहे हैं तो हर साल से माइनस करना पड़ रहा है। तो क्या इसका कोई दूसरा रास्ता है ट्रीट करने का? जो आइटम हर साल से एडजस्ट हो रहा है उसे डायरेक्ट एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने के बाद एक बार एडजस्ट किया जा सकता है, क्योंकि वो कॉमन है चारों सालों में। और ये बेसिक मैथमेटिक्स है कि अगर उन चारों सालों में से उसको हटा देते हैं, पहले एवरेज कर लेते हैं, उसके बाद उसको माइनस कर लेते हैं तो भी चलेगा। ऐसा करने से 4 सालों की मेहनत बच जाएगी। आप उसे पहले साल में माइनस कर रहे हैं 1000, सेकेंड ईयर में माइनस कर रहे हैं 1000, थर्ड ईयर में और फिर फोर्थ ईयर में भी माइनस 1000 कर रहे हैं। तो बेहतर यह है कि उस पॉइंट को वहां से हटा दीजिए। हमने पूरा प्रॉपर सिस्टमेटिक समझा था कि प्रॉफिट का कैलकुलेशन कैसे करते हैं, नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट का। तो नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट कैलकुलेट करते समय आप फिलहाल उस एडजस्टमेंट को इग्नोर कीजिए। उसके बाद जब आपका एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाए, आप उसके बाद लास्ट में वो 1000 एक बार माइनस कर दीजिए। एवरेज प्रॉफिट में से एक बार कोई एडजस्टमेंट किया जाएगा, मतलब वो हर साल से एडजस्टमेंट हो गया, ऐसा मान लिया जाएगा। और ऐसा ही सही है।
अब समझिए, ये तो एक बात हो गई, अगर कोई एडजस्टमेंट कॉमन है हर साल में तो हम इस तरह से कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि कुछ ऐसे फ्यूचर एक्सपेंसेस आपको दिए जाएंगे जिनका एडजस्टमेंट किसी पर्टिकुलर पिछले साल से नहीं किया जा सकता है। मतलब ये कि आपको बोल दिया जाएगा कि फर्म ने अभी रिसेंटली एक प्रॉपर्टी परचेज की थी, वो जो प्रॉपर्टी खरीदी फर्म ने उसका इंश्योरेंस करवाया है और अब वो इंश्योरेंस का खर्चा हर साल पे करना पड़ेगा, तो हर साल पे करना पड़ेगा, ये फ्यूचर का एक्सपेंस है। मतलब ये कि ये पिछले किसी साल से रिलेटेड एक्सपेंस नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, हम पहले एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, उस एवरेज प्रॉफिट में से हम वो फ्यूचर का एक्सपेंस माइनस करेंगे, क्योंकि फ्यूचर का एक्सपेंस है मतलब वो हर साल होगा, और अगर कोई एक्सपेंस या कोई इनकम हर साल होगी तो ऐसे केस में उसका एडजस्टमेंट एवरेज प्रॉफिट से होना चाहिए। तो देखिए ये सारे एडजस्टमेंट्स ऐसे हैं कि किसी का एडजस्टमेंट पहले हो रहा है रिस्पेक्टिव ईयर के प्रॉफिट में, किसी का एडजस्टमेंट होगा एवरेज प्रॉफिट के कैलकुलेशन के बाद। तो कौन सा पॉइंट है जो कहां एडजस्ट होने वाला है, ये सारी चीजें अगर आपको पता नहीं रहेंगी तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, और ऐसे केस में अगर आपके आंसर्स आएंगे भी तो भी कॉन्फिडेंस नहीं होगा आपको कि हम सही डायरेक्शन में क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं या नहीं। इसीलिए ये बेसिक बातें जो मैं समझा रहा हूं इनको प्रॉपरली समझना बहुत जरूरी है। खैर यहाँ पे 7 पॉइंट मैंने नोट किए हैं, फ्यूचर एक्सपेंस वाला जो पॉइंट है वो मैंने फिलहाल नोट नहीं किया है, क्योंकि ये सारे ऐसे एडजस्टमेंट्स हैं जो पिछले सालों से रिलेटेड हैं, किसी न किसी रिस्पेक्टिव ईयर में एडजस्टमेंट्स होंगे, इसीलिए मैंने इनको लिस्ट आउट कर दिया। अब फ्यूचर एक्सपेंसेस की बात हम बाद में करेंगे, जब क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तब फिर से एक बार डिस्कशन करेंगे तो बात आपको समझ में आ जाएगी। इसी तरह से एक और पॉइंट है पार्टनर्स रेमुनरेशन वाला। अब मैं इस डिस्कशन को हटाता हूं, पार्टनर्स रेमुनरेशन वाला पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, उसका लॉजिक डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि आपको क्वेश्चन में कहीं कहीं ऐसा लिखा होगा कि पार्टनर्स का रेमुनरेशन है 25,000 रुपए, पार्टनर्स का रेमुनरेशन है 30,000 रुपए। तो इस पार्टनर के रेमुनरेशन का क्या करना है और क्यों करना है उसको हम समझ लेते हैं। पहले इस डिस्कशन को आप नोट कर लीजिए। अब देखिए, अब जो ट्रीटमेंट हम डिस्कस कर रहे हैं इसको आप सेपरेटली अपनी कॉपी में नोट करेंगे। ट्रीटमेंट ऑफ पार्टनर्स रेमुनरेशन। ये थोड़ा सा टेक्निकल है, अगर याद करने जाएंगे तो बहुत इजी है इसको याद रखना कि कहां इसका एडजस्टमेंट किया जाएगा और क्या किया जाएगा, लेकिन क्यों किया जाएगा ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए, एक इंडस्ट्री की अगर बात करें, क्योंकि हम जब सुपर प्रॉफिट का कैलकुलेशन कर रहे होते हैं, आपको पार्टनर्स रेमुनरेशन जो है वो जनरली सुपर प्रॉफिट में दिखेगा, ट्रीटमेंट तो हर मेथड में उसका सेम ही रहेगा, लेकिन फिर भी गुडविल के कैलकुलेशन में इसका क्या रोल है वो समझना जरूरी है। गुडविल के कैलकुलेशन में इंडस्ट्री का रेट ऑफ रिटर्न हम लेते हैं। कल वाली क्लास में हमने देखा था मार्केट रेट ऑफ रिटर्न, मतलब इंडस्ट्री ऑन एन एवरेज हर साल कितना कमाती है, और उस इंडस्ट्री में जरूरी नहीं है कि सिर्फ पार्टनरशिप फर्म्स ही हों। सपोज इंडस्ट्री में 3 यूनिट्स हैं, एक ABC एंटरप्राइजेस, ये हमारी फर्म है जिसका गुडविल का कैलकुलेशन हम कर रहे हैं, एक है X लिमिटेड, ये कंपनी है, देन एक है शर्मा एंटरप्राइजेस, ये एक प्रोप्राइटरशिप फर्म है। तीनों का नेचर अलग अलग है। पार्टनरशिप फर्म जिसको सिंपली फर्म भी बोल सकते हैं, कंपनी और प्रोप्राइटरशिप। अब इन तीनों का कंपैरिजन होना है। इंडस्ट्री एवरेज रेट ऑफ रिटर्न का मतलब ये है कि ये ओवरऑल जो इंडस्ट्री में रिटर्न आ रहा है, जो प्रॉफिट कमाया जाता है, वो किस रेट से चल रहा है। ये एग्जैक्ट नहीं होता, लेकिन जो भी है, अगर हम फर्म हैं और हमें कंपैरिजन करना है इंडस्ट्री के एवरेज रेट ऑफ रिटर्न से कि हमारा प्रॉफिट ज्यादा है कि इंडस्ट्री का प्रॉफिट ज्यादा है, मतलब नॉर्मल प्रॉफिट जो है हमारे एक्चुअल रिटर्न से ज्यादा है क्या, तो ऐसे केस में हमारी गुडविल नहीं होगी। और अगर हमारा एक्चुअल नेट प्रॉफिट जो है
एक्चुअल नेट प्रॉफिट नहीं, एक्चुअल बिजनेस प्रॉफिट जो हम कैलकुलेट करते हैं, वो अगर नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा है, जो हमने एवरेज रेट ऑफ रिटर्न के बेसिस पे किया होगा कैलकुलेशन, तो फिर उस एक्स्ट्रा प्रॉफिट को सुपर प्रॉफिट बोलेंगे और सुपर प्रॉफिट के बेसिस पे गुडविल का कैलकुलेशन करेंगे। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ये तीनों फर्म्स आपस में कहीं ना कहीं कंपैरिजन कर रहे हैं, तो क्या ये कंपेरेबल है क्या? वैसे तो ये कंपेरेबल है, लेकिन अब समझिएगा, यहां पे एबीसी एंटरप्राइजेस में 3 पार्टनर्स हैं, ए, बी और सी, जो तीनों मेहनत कर रहे हैं और फर्म अच्छा प्रॉफिट कमा रही है। एक्स लिमिटेड भी अच्छा प्रॉफिट कमा रही है, लेकिन एक्स लिमिटेड एक कंपनी है और यहाँ पे शर्मा एंटरप्राइजेस एक प्रोप्राइटरशिप फर्म है। तो इन तीनों का जो नेट प्रॉफिट होगा, इनका अलग अलग मीनिंग होगा। अब समझिए, यहां पे शर्मा जी का जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगा शर्मा एंटरप्राइजेस का, उसमें जो नेट प्रॉफिट आ रहा होगा, उसमें अगर एबीसी एंटरप्राइजेस में 3 लोग काम कर रहे हैं, तो यहां पे तो 3 लोग होंगे नहीं। यहां पे कौन मेहनत करता है? कंपनी के केस में डायरेक्टर्स मेहनत करते हैं, और शर्मा एंटरप्राइजेस में तो अकेला बंदा है जो मालिक है, तो बाकी उसने वर्कर्स लगाए होंगे, एम्प्लॉयज लगाए होंगे। तो तीनों क्या करते हैं? पार्टनर्स को रेम्युनरेशन देते हैं। मतलब पार्टनरशिप फर्म में तो पार्टनर्स को रेम्युनरेशन मिलेगा, एक्स लिमिटेड में डायरेक्टर्स को रेम्युनरेशन मिलेगा, और शर्मा एंटरप्राइजेस में ना तो पार्टनर्स होंगे ना डायरेक्टर्स होंगे, तो इसने एम्प्लॉय रखे होंगे तो उसको रेम्युनरेशन दिया जाएगा। मतलब ये कि इन तीनों को कंपेरेबल बनाने के लिए एक पॉइंट था जो गड़बड़ था, उस गड़बड़ को सुधारना पड़ेगा। वो पॉइंट ये है कि एक्स लिमिटेड अपने डायरेक्टर्स को रेम्युनरेशन देता है क्योंकि कंपनी में डायरेक्टर्स काम करते हैं। शर्मा एंटरप्राइजेस में एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं तो वो अपने एम्प्लॉयज को रेम्युनरेशन देता है, और पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स काम कर रहे हैं तो वहां पे पार्टनर्स को जो है रेम्युनरेशन दिया जाता है। लेकिन जब हम तीनों का नेट प्रॉफिट देखते हैं तो शर्मा एंटरप्राइजेस ने जो रेम्युनरेशन दिया वो माइनस हो गया, क्योंकि वो एम्प्लॉय को पेमेंट कर रहा है तो वो एक चार्ज है। एक्स लिमिटेड ने डायरेक्टर्स को रेम्युनरेशन दिया, वो डायरेक्टर्स का जो रेम्युनरेशन है वो भी माइनस हो चुका होगा, क्योंकि डायरेक्टर को मिलने वाला जो अमाउंट होता है वो भी चार्ज ही होता है। कंपनी के बारे में हमको बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है फिलहाल, क्योंकि हमने इसका डिस्कशन किया ही नहीं है, लेकिन फिर भी ध्यान रखिएगा, डायरेक्टर्स जो हैं वो प्रोफेशनली एक कंपनी में काम करते हैं, तो उनको जो पेमेंट मिलता है, डायरेक्टर्स रेम्युनरेशन बोलते हैं जिसको, वो भी प्रॉफिट से माइनस कर दिया जाता है नेट प्रॉफिट निकालते समय। लेकिन पार्टनरशिप फर्म एक ऐसा एंटिटी है जिसमें पार्टनर्स का जो रेम्युनरेशन है वो नेट प्रॉफिट के बाद माइनस किया जाता है। देखिए, हमने चैप्टर नंबर 1 में ये पढ़ा है कि पार्टनर्स को जो रेम्युनरेशन मिलेगा वो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का पार्ट है। नेट प्रॉफिट निकालते समय माइनस नहीं किया जाता है, नेट प्रॉफिट के बाद माइनस किया जाता है। तो ऐसे केस में यहाँ पे एक्स लिमिटेड का ट्रीटमेंट जो है और शर्मा एंटरप्राइजेस का जो ट्रीटमेंट है वो मैच कर रहा है, लेकिन हमारा लीक से थोड़ा अलग जा रहा है। मतलब ये कि सपोज तीनों का रेम्युनरेशन माइनस करने से पहले का प्रॉफिट यहां लिख देते हैं, एबीसी, एक्स लिमिटेड, शर्मा एंटरप्राइजेस। अब रेम्युनरेशन माइनस करने से पहले का प्रॉफिट है तीनों का 1 लाख रुपए। अब यहां पे पार्टनर्स थे, पार्टनर्स ने मेहनत की, लेकिन पार्टनर्स को जो रेम्युनरेशन मिलेगा वो तो एप्रोप्रिएशन माना जाता है, तो हम 1 लाख रुपए को नेट प्रॉफिट बोलेंगे। एक्स लिमिटेड में डायरेक्टर्स हैं, पार्टनर्स तो है नहीं, तो डायरेक्टर्स को जो रेम्युनरेशन मिला 20,000 रुपए का, वो चार्ज मान लिया गया, तो एक्स लिमिटेड का नेट प्रॉफिट आ गया 80,000। शर्मा एंटरप्राइजेस में भी पार्टनर्स नहीं है, डायरेक्टर्स भी नहीं है, वहां पे तो एम्प्लॉयज हैं, एम्प्लॉयज को रेम्युनरेशन दिया, सैलरी का पेमेंट किया, वहां पे भी नेट प्रॉफिट आया 80,000 रुपए। अब देखा जाए तो एबीसी एंटरप्राइजेस में भी 20,000 रुपए का पार्टनर्स का रेम्युनरेशन है, लेकिन हमने उसे माइनस नहीं किया है। अगर उसको भी माइनस कर दें तो ये तीनों फर्म्स का जो परफॉर्मेंस है, तीनों एंटिटीज का जो परफॉर्मेंस है, ये बिल्कुल सेम है, सब 80-80 हजार रुपए कमा रहे हैं। लेकिन अभी पार्टनरशिप फर्म की पोजीशन ऐसी है कि हम इनका कंपैरिजन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि यहां पे जो पार्टनर्स रेम्युनरेशन है वो एक एप्रोप्रिएशन है, लेकिन यहां पे और यहां पे पार्टनर्स रेम्युनरेशन की जगह पे जो अमाउंट दिया जाता है, जहां जिसको डायरेक्टर रेम्युनरेशन बोला जाता है या फिर सिंपली
सैलरी बोला जाता है एम्प्लॉयज के केस में, ये वो लोग माइनस कर चुके हैं, मतलब उनका नेट प्रॉफिट तो कम हो गया पर हमारा नेट प्रॉफिट ज्यादा आ रहा है, लेकिन ये कंपेरेबल नहीं है। कंपेरेबल इसलिए नहीं है क्योंकि वो अमाउंट भी पार्टनर्स को तो हम देते ही हैं, लेकिन गुडविल के कैलकुलेशन के लिए हम नेट प्रॉफिट से शुरुआत करते हैं। अब नेट प्रॉफिट से शुरुआत कर रहे हैं तो पार्टनर्स का रेम्यूनरेशन जो है वो माइनस हुआ नहीं है, जबकि माइनस वो भी होना चाहिए, तभी तो हम इंडस्ट्री के साथ कंपेयर कर पाएंगे, क्योंकि वो तो अपने प्रॉफिट में से रेम्यूनरेशन माइनस कर रहे हैं, लेकिन हमने तो अपने प्रॉफिट में से रेम्यूनरेशन माइनस नहीं किया है। माइनस किया भी होगा तो गुडविल के कैलकुलेशन की शुरुआत तो नेट प्रॉफिट से हमने कर ली, तो ऐसे केस में हमारा रिटर्न तो उनसे ज्यादा ही दिखेगा ना, जबकि हम ज्यादा कमा नहीं रहे हैं, हम सब 1-1 लाख रुपए कमा रहे हैं, लेकिन इनका नेट प्रॉफिट 80,000 रुपए दिख रहा है क्योंकि इन्होंने डायरेक्टर्स का रेम्यूनरेशन माइनस कर दिया है। इसका भी नेट प्रॉफिट 80,000 रुपए दिख रहा है क्योंकि इसने एम्प्लॉय का रेम्यूनरेशन माइनस कर दिया है, लेकिन हमारा नेट प्रॉफिट ज्यादा दिख रहा है क्योंकि हमने पार्टनर्स का रेम्यूनरेशन माइनस नहीं किया है। वो नेट प्रॉफिट के बाद का मुद्दा है, इसीलिए वो छूट गया है। तो अब ऐसे केस में गुडविल का जब कैलकुलेशन करेंगे, गुडविल के केस में हम दूसरों से कंपेयर करते हैं, इसीलिए पार्टनर्स का जो रेम्यूनरेशन है वो हमें माइनस करना पड़ेगा अलग से। पार्टनर्स का रेम्यूनरेशन माइनस इसीलिए कर रहे हैं ताकि हम इनके कंपेरेबल खुद को बना सकें। इन लोगों ने तो रेम्यूनरेशन माइनस कर दिया है, अब हमारे यहाँ पे वो पार्टनर्स हैं। अब आपको लगेगा यहाँ पे एम्प्लॉयज भी तो हो सकते हैं। अब अगर एम्प्लॉयज होंगे तो उनका रेम्यूनरेशन माइनस हो चुका होगा, तो उसकी वजह से मिसमैच नहीं आ रहा होगा। मिसमैच आता है केवल पार्टनर्स के रेम्यूनरेशन की वजह से, क्योंकि अगर यहाँ पे एम्प्लॉयज ही हैं, पार्टनर्स जो है, वैसे तो पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स होंगे, लेकिन उनको पार्टनर्स रेम्यूनरेशन नहीं दिया जाता है, सिर्फ एम्प्लॉयज को रेम्यूनरेशन दिया जाता है, तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है क्योंकि वो रेम्यूनरेशन तो माइनस हो ही चुका है, तो ऐसे केस में कोई एडजस्टमेंट नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में पार्टनर्स रेम्यूनरेशन दिया हुआ है तो फिर ये तो पक्की बात है कि वो पार्टनर्स रेम्यूनरेशन है तो एक एप्रोप्रिएशन, तो नेट प्रॉफिट से माइनस तो हुआ नहीं होगा, ये तो हम चैप्टर 1 में भी डिस्कस कर चुके हैं। तो ऐसे केस में आज गुडविल के कैलकुलेशन के समय हमें इस रेम्यूनरेशन को सेपरेटली माइनस करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन ये है कि हम सेपरेटली इसको किस साल से माइनस करें, क्योंकि ये पार्टनर्स रेम्यूनरेशन जो है हम हर साल दे रहे हैं। तो अभी जो मैंने आपको बात बोली कि कोई ऐसा एडजस्टमेंट हो जो हर साल से फिगर माइनस हो रहा हो, तो ऐसे केस में हर साल से माइनस करने की बजाय हम उसे डायरेक्ट एवरेज से माइनस कर सकते हैं। अब देखिए, हमको जो इंडस्ट्री से कंपैरिजन करना है उसके लिए हमारे 4 सालों के प्रॉफिट लिए गए हैं। 4 सालों के प्रॉफिट्स में किसी भी साल में पार्टनर्स का रेम्यूनरेशन तो माइनस होगा नहीं, क्योंकि हमने 4 सालों के नेट प्रॉफिट से शुरुआत की है। तो ऐसे केस में ये जो पार्टनर्स रेम्यूनरेशन है ये हर साल माइनस होना चाहिए, क्योंकि हमने रेम्यूनरेशन तो हर साल दिया होगा। तो ऐसे केस में हर साल 20,000 माइनस करें, या फिर सीधे एवरेज प्रॉफिट निकाल लें, उसके बाद एक बार 20,000 माइनस करें, आंसर हमारा सेम ही आएगा। तो फिर हम 4 बार माइनस करने की मेहनत क्यों करेंगे? मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आ रही होगी। ये भी एक इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, लेकिन ये जनरली जो है आपको एवरेज प्रॉफिट मेथड में नहीं दिखेगा। दिखेगा तो करना पड़ेगा, लेकिन ये आपको दिखेगा सुपर प्रॉफिट मेथड में ही। खैर चलिए, ये डिस्कशन हमारा हो गया पार्टनर्स रेम्यूनरेशन से रिलेटेड, और उसका ट्रीटमेंट क्यों करना है ये समझना ज्यादा जरूरी था। क्योंकि अगर मैं आपसे ये बोल देता कि पार्टनर का रेम्यूनरेशन जो है वो भी एक खर्चा ही है, खर्चे जैसा ही है, उसको भी माइनस करना है, तो एक प्रकार से आप उसको भी याद कर लेते, आपके आंसर्स भी सही आ जाते, पर वो रटने जैसी बात हो जाती। ये जो हम समझ रहे हैं ये लॉजिकल एडजस्टमेंट है। हम आखिर पार्टनर्स रेम्यूनरेशन का ट्रीटमेंट जो कर रहे हैं वो वैसा क्यों कर रहे हैं, एवरेज प्रॉफिट से क्यों माइनस कर रहे हैं। पहली बात तो माइनस ही क्यों कर रहे हैं, दूसरी बात एवरेज प्रॉफिट से क्यों माइनस कर रहे हैं। तो माइनस इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि कंपैरिजन करना है इंडस्ट्री से, और इंडस्ट्री में हर तरह के एंटिटीज हो सकते हैं, कंपनीज हो सकती हैं, प्रोप्राइटर्स हो सकते हैं, पार्टनरशिप फर्म्स हो सकती हैं। इसके अलावा अब माइनस एवरेज से ही इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि ये ऐसा फिगर है जो हर साल से माइनस होना चाहिए, तो 4 बार अलग अलग माइनस करें, उससे अच्छा एवरेज से डायरेक्ट माइनस कर दिया। खैर, इस डिस्कशन को नोट कर लीजिए, फिर आगे की बात करते हैं। अब देखिए, जितनी भी बातें अभी हमने रिकॉल की उन पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन फिर से कर लेते हैं। गुडविल का कैलकुलेशन सुपर प्रॉफिट मेथड से करना है। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है, भावेश एंड सोनेश वर इक्वल पार्टनर्स एंड दे डिसाइडेड टू एडमिट विशेष एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/3 शेयर।
अब उनका एग्जिस्टिंग रेशियो कितना है और नया पार्टनर कितने शेयर के लिए आ रहा है, इस बात से तो हमको फर्क पड़ता ही नहीं है, क्योंकि हम गुडविल का वैल्यूएशन कर रहे हैं, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फिलहाल नहीं कर रहे हैं। आगे लिखा हुआ है कैलकुलेट गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट मेथड एट द टाइम ऑफ एडमिशन। सबसे पहला पॉइंट है जिसमें प्रॉफिट्स गिवन है 4 सालों के। 18-19 का 66,000 है, 19-20 का 80,000, देन 98,000, देन 1,20,000 रुपए। उसके बाद पॉइंट नंबर 2 से सारे एडजस्टमेंट्स स्टार्ट हो रहे हैं। तो क्वेश्चन को प्रॉपरली समझते हैं और सॉल्व करके देखते हैं। 4 सालों का प्रॉफिट यहाँ पे लेना पड़ेगा। तो 2018-19, 19-20, 20-21, 21-22। नेट प्रॉफिट से शुरुआत होगी। नेट प्रॉफिट्स क्वेश्चन में गिवन है 66, 80, 98,000, 1,20,000 रुपए। अब देखिए ये फर्स्ट पॉइंट हो गया जिसमें प्रॉफिट्स गिवन है। अच्छा, एक सबसे खास बात, क्वेश्चन में ये कहाँ लिखा है कि हमें एवरेज 4 सालों का करना है, मतलब सुपर प्रॉफिट मेथड से हमें गुडविल का कैलकुलेशन करना है और गुडविल के कैलकुलेशन के लिए जो सुपर प्रॉफिट चाहिए उसके लिए एवरेज प्रॉफिट भी चाहिए। तो वो एवरेज प्रॉफिट जो है वो 4 सालों का एवरेज होगा। ये कहाँ लिखा हुआ है? कहीं नहीं लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन में एक से ज्यादा अजम्पशंस हैं। हम जब ये क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे तो वो अजम्पशंस भी लिखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन साइलेंट है कि हमें जो एवरेज प्रॉफिट का कैलकुलेशन करना है वो कितने सालों के एवरेज प्रॉफिट का करना है, मतलब कुल मिला के कितने सालों का एवरेज करना है, ये क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो जितने भी ईयर्स के प्रॉफिट्स गिवन है क्वेश्चन में उन सबका हम एवरेज करेंगे, क्योंकि इसके अलावा अगर हम ऐसा नहीं करते हैं, जैसे 4 सालों के प्रॉफिट गिवन है, 3 सालों का एवरेज करते हैं या 2 सालों का एवरेज करते हैं, तो हो सकता है उनसे रिलेटेड कुछ एडजस्टमेंट्स भी हों, फिर वो भी छूट जाएंगे। मतलब अगर हम केवल 3 साल लें तो 19-20, 20-21, 21-22 इन 3 सालों को लेना पड़ेगा, क्योंकि सबसे लास्ट जो ईयर है वो ये है, इसको छोड़ेंगे। तो अगर इसमें कोई एडजस्टमेंट होगा तो फिर कैसे करेंगे, वो भी छूट जाएगा। इसीलिए हमको जितने ईयर्स क्वेश्चन में गिवन है उतने सालों का एवरेज करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन साइलेंट है। हाँ, क्वेश्चन में ही स्पेसिफाई किया गया होता कि हमें 3 सालों का एवरेज करना है तो फिर क्वेश्चन में इससे रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट होने के चांसेस भी नहीं थे। खैर, अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की और पहले एडजस्टमेंट की। रिपेयर ऑफ ₹12,000 वॉज रॉन्गली कैपिटलाइज्ड। अब देखिए, रॉन्गली कैपिटलाइज्ड का क्या मतलब होता है? एक रिपेयर का खर्चा था। मैंने आपको बताया अभी अभी कि ये जो क्वेश्चन है, ये जो एडजस्टमेंट है, वो दोनों तरह से पूछा जा सकता है। कई बार हम मशीन खरीदते हैं, मशीन को गलती से मान लेते हैं रिपेयर, और कई बार हम रिपेयर करवाते हैं मशीन में और गलती से उसको मान लेते हैं मशीन। तो यहाँ पे वही गलती हुई है। कैपिटलाइज कर दिया है मतलब हमने उससे मशीन मान लिया है, क्योंकि कैपिटलाइज करना मतलब असेट ट्रीट करना। ये बात हम क्लास 11th में भी सीख चुके हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर रिपेयर का खर्चा है तो वो एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है जिसको गलती से हमने कैपिटलाइज कर दिया है। अब अगर उस एक्सपेंस को गलती से हमने कैपिटलाइज किया है तो गलती से डेप्रिसिएशन भी तो चार्ज किया होगा। तो वो जो गलती से चार्ज किया गया डेप्रिसिएशन होगा उसका भी रिवर्सल करना पड़ेगा। तो कैलकुलेशन तो करना ही पड़ेगा। डेप्रिसिएशन लगाना हो या रिवर्स करना हो, दोनों ही केस में डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अब देखिए, सबसे पहले तो ये 30 सितंबर 20 की बात है, मतलब इस पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर पे इफेक्ट पड़ेगा और इस पे भी इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन जो है वो आगे साल, जितने भी आगे वाले साल होते हैं सबको इफेक्ट करता है। अब सबसे पहले 12,000 रुपए का खर्चा था जिसको हमने गलती से कैपिटलाइज किया। तो अगर हमने उसे कैपिटलाइज नहीं किया होता तो हमने इमीडिएटली उसे एक्सपेंस मान लिया होता, और अगर इमीडिएटली उसे एक्सपेंस मान लिया होता तो हमारा प्रॉफिट कम हो जाता। अब हमें वो प्रॉफिट कम करना पड़ेगा। रिपेयर्स ऑफ मशीन 12,000 रुपए यहां से माइनस करेंगे। और देखिए, जो पहले एडजस्टमेंट हमने किया था इसी से रिलेटेड था, इसका जस्ट ऑपोजिट था। वहां पे हमने गलती से मशीन को रिपेयर मान लिया था,
तो रिपेयर मान लिया था गलती से, तो खर्चा बढ़ा के दिखा दिया था, उस खर्चे का रिवर्सल किया। यहाँ पे रिवर्सल नहीं किया है, यहाँ पे रिपेयर्स ऑफ मशीन हमने पहले नहीं माना था तो अब मान रहे हैं, इसीलिए खर्चा मान के माइनस कर रहे हैं। तो कुल मिला के वो हो चाहे ये हो, है तो दोनों ही रेक्टिफिकेशन, ये चीज आपको क्लियरली समझ में आनी चाहिए। अब डेप्रिसिएशन रॉन्गली चार्ज इस तरह से लिख सकते हैं, अब किस किस अकाउंटिंग ईयर में डेप्रिसिएशन चार्ज किया गया होगा। 2021 में पहली बार डेप्रिसिएशन लगाया गया होगा और 30 सितंबर को हमने ये मशीन खरीदी थी, 30 सितंबर को ये रिपेयर करवाया था और उसे मशीन ट्रीट कर लिया था। तो 30 सितंबर से लेकर 31 मार्च तक 10% के रेट से डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। पूरे साल का 1200 रुपए डेप्रिसिएशन होता है, 6 महीने का 600 रुपए होगा। तो यहाँ पे 600 रुपए का डेप्रिसिएशन जो है उसे माइनस नहीं करेंगे, उसे प्लस करेंगे, क्योंकि डेप्रिसिएशन गलती से चार्ज हो गया है, क्योंकि हमने उसे क्या मान लिया है, मशीन मान लिया है, वो मशीन नहीं है। अब अगर हमने उसे गलती से मशीन माना तो उस पर डेप्रिसिएशन भी गलत लगाया। अब गलत लगाया तो प्रॉफिट एंड लॉस में तो डेप्रिसिएशन चला गया, उसका रिवर्सल करना पड़ेगा। जो इससे पहले वाला क्वेश्चन था जो हमने किया था, जिसमें ऐसा ही पॉइंट था, इसका जस्ट ऑपोजिट था, जो वहां पे हमने डेप्रिसिएशन माइनस किया है। क्यों माइनस किया है? क्योंकि डेप्रिसिएशन चार्ज करना रह गया है। यहाँ पे हमने गलती से डेप्रिसिएशन चार्ज कर लिया है, जिसका रिवर्सल कर रहे हैं, और यहाँ पे डेप्रिसिएशन आ जाएगा 1200 रुपए। अब ध्यान से समझिए, जो पिछला क्वेश्चन था उसमें हमने रिपेयर को रिवर्स किया था, इसलिए रिपेयर को ऐड किया था, और डेप्रिसिएशन चार्ज करना छोड़ दिया, हमने भूल गए, तो इसीलिए हमने डेप्रिसिएशन अलग से माइनस किया था। इस क्वेश्चन में ऐसा है कि गलती से रिपेयर माना है तो रिपेयर को रिवर्स कर रहे हैं, यहाँ पे ऐसा हो रहा है, गलती से हमने मशीन माना है तो रिपेयर्स मानना भूल गए हैं, तो इसलिए रिपेयर्स मान रहे हैं, और डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन गलत हो गया है तो उसको रिवर्स कर रहे हैं। तो जब भी एक्सपेंस को रिवर्स कर रहे हैं तो वो प्लस होता दिख रहा है। पहले हमने रिपेयर्स का रिवर्सल किया था, अब हमने डेप्रिसिएशन का रिवर्सल कर दिया, और रिपेयर्स को माइनस इसीलिए किया क्योंकि रिपेयर्स चार्ज करना हम भूल गए हैं। खैर, ये पॉइंट नंबर 2 कंप्लीट हो गया। उसके बाद लिखा हुआ है, फर्म्स टोटल असेट्स इंक्लूडिंग ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स ऑफ ₹30,000 आर ₹3 lakhs एंड आउटसाइड लाइबिलिटीज आर ₹60,000। ये जो पॉइंट है, इससे कैपिटल एम्प्लॉयड का कैलकुलेशन होगा। सुपर प्रॉफिट मेथड से जब भी हम गुडविल का कैलकुलेशन करेंगे, या तो क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड डायरेक्ट गिवन होगा, या तो कैपिटल एम्प्लॉयड का भी कैलकुलेशन करना पड़ेगा। पर वो कैलकुलेशन जो है वो हम सेपरेटली करेंगे। पहले प्रॉफिट का पूरा कैलकुलेशन कर लेते हैं, एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने के बाद कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करेंगे। तो इस पॉइंट को फिलहाल छोड़ देते हैं। फिर लिखा हुआ है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अब कैपिटल एम्प्लॉयड और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, इन दोनों से हम नॉर्मल प्रॉफिट का कैलकुलेशन कर पाएंगे, तो ये भी बात की बात है, इस पॉइंट को भी फिलहाल छोड़ देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है स्टॉक एज ऑन 1 अप्रैल 2019। अब ये 1 अप्रैल 2019 के स्टॉक की बात चल रही है, मतलब कि ओपनिंग स्टॉक की बात चल रही है। ओवर वैल्यूड बाय ₹3,000। अब इसका एडजस्टमेंट क्या होगा, सोच के देखिए। 1 अप्रैल 2019 यहाँ का ओपनिंग स्टॉक है, तो क्या कभी भी स्टॉक सिर्फ 1 साल पे इफेक्ट पड़ेगा क्या स्टॉक का? ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर यहाँ पे इफेक्ट पड़ेगा तो अब पिछले साल में भी इफेक्ट पड़ेगा। हमने पहले क्लोजिंग स्टॉक देखा था, तो क्लोजिंग स्टॉक का इफेक्ट जस्ट नेक्स्ट ईयर में हुआ था। यहाँ पे भी ऐसा ही बोल सकते हैं, 1 अप्रैल 2019 का स्टॉक मतलब 31 मार्च 2019 का स्टॉक, क्योंकि दोनों में एक ही दिन का तो गैप है। तो ऐसे केस में 31 मार्च 19 का क्लोजिंग स्टॉक भी बढ़ा हुआ है, ओवर वैल्यूड लिखा हुआ है, और 1 अप्रैल 2019 का स्टॉक भी बढ़ा हुआ है, क्योंकि हमको मालूम है कि 2 सालों पे इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा स्टॉक का। अब हमें देखना ये है कि उस इफेक्ट को कैसे रिवर्स करना है, कैसे इस पॉइंट में रेक्टिफिकेशन करना है। 3,000 रुपए से ये जो स्टॉक है वो ओवर वैल्यूड है। अब हम क्लोजिंग स्टॉक की ही बात करते हैं, क्योंकि पहला इफेक्ट यहाँ पे ही आएगा 18-19 में, 31 मार्च 19 को। तो 31 मार्च 2019 को जो हमारा स्टॉक है वो ओवर वैल्यूड है। ओवर वैल्यूड है मतलब कि हमने स्टॉक अपनी बुक्स में ज्यादा रिकॉर्ड कर दिया। अब ज्यादा रिकॉर्ड करने से क्या हो जाएगा, ज्यादा रिकॉर्ड करने से हमारा प्रॉफिट भी ज्यादा आ गया होगा, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक हमारे लिए इनकम है।
देखिए ध्यान से समझे, 18-19 में क्लोजिंग स्टॉक की बात होगी और 19-20 में ओपनिंग स्टॉक की बात होगी। तो हम एक साल पीछे क्यों गए? इसीलिए गए क्योंकि 19-20 का जो ओपनिंग स्टॉक है वो इस साल का क्लोजिंग स्टॉक नहीं होगा, वो उससे जस्ट पिछले वाले साल का ही क्लोजिंग स्टॉक होगा ना। मतलब क्लोजिंग स्टॉक के बाद नेक्स्ट ईयर का वो ओपनिंग स्टॉक बनता है, ये तो बेसिक सी बात है। तो ऐसे केस में जो 2 साल इफेक्ट होंगे वो यही है, 18-19 और 19-20। हमने इन दोनों सालों का पता लगा लिया। अब सोचते वक्त हम क्लोजिंग स्टॉक के एंगल से ही सोचेंगे और शुरुआत करेंगे 18-19 से। यहां पे लिखेंगे स्टॉक वॉज फाउंड ओवर वैल्यूड। स्टॉक वॉज फाउंड ओवर वैल्यूड 3000 रुपए। अब स्टॉक को कम करना है, स्टॉक कम करेंगे तो 18-19 का क्लोजिंग स्टॉक कम हो जाएगा और 19-20 का ओपनिंग स्टॉक कम हो जाएगा। और यहां पे ओपनिंग स्टॉक कम होने की वजह से प्रॉफिट बढ़ेगा, यहां पे क्लोजिंग स्टॉक कम होने की वजह से प्रॉफिट कम होगा। तो यहां 3000 माइनस करेंगे, यहां 3000 प्लस करेंगे। ओवरऑल इफेक्ट इसका हमेशा ही 0 होता है, ये हमको बात मालूम है। अगर यहाँ 3000 माइनस होता तो यहाँ प्लस होता, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस है। कुल मिला के यही दोनों पॉसिबिलिटीज हैं स्टॉक के केस में, चाहे ओवर वैल्यूएशन हो चाहे अंडर वैल्यूएशन हो, चाहे ओपनिंग स्टॉक हो चाहे क्लोजिंग स्टॉक हो। क्योंकि अगर वो ओपनिंग स्टॉक की बात भी करेंगे तो हम क्लोजिंग स्टॉक तक पहुंच ही जाएंगे, और अगर वो क्लोजिंग स्टॉक की बात करेंगे तो हम अगले साल के ओपनिंग स्टॉक तक पहुंच जाएंगे। तो अल्टीमेटली दोनों केस में ट्रीटमेंट जो है वो इतना ही हो सकता है कि एक साल में प्लस करेंगे तो दूसरे साल में माइनस करेंगे, इस साल में माइनस करेंगे तो नेक्स्ट ईयर में प्लस करेंगे। तो ये स्टॉक वॉज फाउंड ओवर वैल्यूड, ये ट्रीटमेंट मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। फिर लिखा हुआ है मैनेजमेंट कॉस्ट ऑफ ₹9000 पर मंथ टू बी कंसिडर्ड एट द टाइम ऑफ वैल्यूएशन। अब ध्यान से समझिएगा, ये मैनेजमेंट कॉस्ट किसको बोल रहे हैं। आज वाली क्लास में अभी मैंने आपको पार्टनर्स रेम्यूनरेशन के बारे में बताया कि पार्टनर्स रेम्यूनरेशन हम माइनस क्यों करेंगे, क्योंकि हमें कंपैरिजन करना है इंडस्ट्री से, और इंडस्ट्री में पार्टनरशिप फर्म्स भी हैं, कंपनीज भी हैं, सोल प्रोप्राइटर्स भी हैं। तो ऐसे केस में कंपनीज ने तो मैनेजमेंट कॉस्ट माइनस कर दी है, क्योंकि डायरेक्टर का जो रेम्यूनरेशन है वो माइनस हो चुका होगा, वो एक चार्ज है। अब सोल प्रोप्राइटर ने भी मैनेजमेंट कॉस्ट माइनस कर दी होगी, क्योंकि वहां पे पार्टनर तो होते नहीं है। तो ऐसे केस में अगर उसे हेल्प चाहिए तो वो मैनेजर ही रखेगा। तो कुल मिला के अच्छा, सोल प्रोप्राइटर के केस में भी कई बार ऐसा होता है कि वो खुद अगर अकेला मैनेज कर रहा है तो उसका एक एस्टिमेटेड अमाउंट माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि वो खुद मैनेज कर रहा है। तो ऐसे केस में अगर सोल प्रोप्राइटर्स के केस में भी गुडविल का कैलकुलेशन करना पड़े तो फिर हम उस रेम्यूनरेशन को माइनस करेंगे जो वो खुद को दे सकता है पर दे नहीं रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली वो ही प्रोप्राइटर है, अकेला मालिक है। तो ऐसे केस में खुद को इंटरेस्ट, खुद को सैलरी देके क्या हासिल हो जाएगा। तो प्रैक्टिकली बात करें तो वो देता नहीं है, लेकिन गुडविल के कैलकुलेशन के लिए, कंपैरिजन करने के लिए अगर वो रेम्यूनरेशन माइनस कर रहा है अपना खुद का, तो भी वो सही माना जाएगा। और पार्टनर्स के केस में तो रेम्यूनरेशन माइनस करना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक वो पार्टनर्स रेम्यूनरेशन माइनस नहीं करेंगे तब तक कंपैरिजन पॉसिबल नहीं है। अब उसी पार्टनर्स रेम्यूनरेशन को मैनेजमेंट कॉस्ट भी बोला जा सकता है, क्योंकि ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन को जो मैनेज कर रहे हैं ये उन्हीं का रेम्यूनरेशन है। डायरेक्टर्स मैनेज करते हैं कंपनीज को और पार्टनर्स मैनेज करते हैं फर्म को। तो डायरेक्टर्स का रेम्यूनरेशन तो माइनस हो गया कंपनी से, लेकिन यहाँ पे वो माइनस नहीं हुआ है। तो इसीलिए इस मैनेजमेंट कॉस्ट को आप पार्टनर्स रेम्यूनरेशन ही मानेंगे। एक ही बात है, अब सोचना ये है कि किस साल से ये अमाउंट माइनस होना चाहिए। फिर से पढ़ देते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है मैनेजमेंट कॉस्ट एट द रेट ₹9000 पर एनम टू बी कंसिडर्ड एट द टाइम ऑफ वैल्यूएशन। सिर्फ इतनी सी बात लिखी हुई है कि मैनेजमेंट कॉस्ट के 9000 रुपए हमें कंसिडर करने हैं गुडविल के कैलकुलेशन के टाइम पे। इस साल में वो खर्चा हुआ कि इस साल में खर्चा हुआ कि इस साल में हुआ, नहीं लिखा हुआ है। मतलब ये हर साल का खर्चा है, क्योंकि देखिए 9000 पर एनम लिखा हुआ है, मतलब 9000 रुपए हमारे हर साल मैनेजमेंट कॉस्ट के लगते हैं। पार्टनर्स का रेम्यूनरेशन होता है हर साल 9000 रुपए। अब ये जो रेम्यूनरेशन है ये हमें माइनस कहां से करना चाहिए, हर साल से माइनस करना चाहिए या सीधा एवरेज से माइनस करना चाहिए? हमें सीधा एवरेज निकालना चाहिए, क्योंकि हर साल से माइनस करेंगे और फिर एवरेज निकालेंगे, या फिर एवरेज निकाल के फिर माइनस करेंगे डायरेक्ट एक बार 9000 रुपए, अल्टीमेटली वैल्यू सेम ही आएगी। तो बेहतर यही है कि हम एवरेज प्रॉफिट का कैलकुलेशन कर लेते हैं, उसके बाद ये जो पार्टनर्स रेम्यूनरेशन है जिसको मैनेजमेंट कॉस्ट लिखा हुआ है उसको हम माइनस कर देंगे। तो अब
प्रॉफिट का कैलकुलेशन कर लेते हैं, एडजस्टेड फिगर्स जो हैं। नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट्स 66 माइनस 3 63,000, देन 80 प्लस 3 83,000, 98 माइनस 12 98 माइनस 12 करेंगे तो 86 86,600, 1,21,200। सारे सालों के प्रॉफिट हमने कैलकुलेट कर लिया। अब इन प्रॉफिट से एवरेज प्रॉफिट का कैलकुलेशन भी कर लेते हैं। 4 सालों का एवरेज करना है, ये क्वेश्चन में तो नहीं लिखा हुआ है, लेकिन मैंने बोला ना हमें अज्यूम यही करना पड़ेगा, जितने भी साल क्वेश्चन में गिवन होंगे उन सबका एवरेज करना पड़ेगा। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 63,000 प्लस 83,000 प्लस 86,600 प्लस 121,200 डिवाइडेड बाय 4। अब 63 प्लस 83 146, 226 232,600 232,600 प्लस 121,200 353,800 353,800 divided by 4। 832, again 832, 18, 416, 50, 88450। ये आ गया हमारा एवरेज प्रॉफिट। अब इस एवरेज प्रॉफिट से माइनस कर देंगे नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट के कैलकुलेशन के लिए कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए। कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल्स टू, अब देखिए क्वेश्चन में यहां पे लिखा हुआ है फर्म्स टोटल असेट्स इंक्लूडिंग ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स 30,000। अब सोच के देखिए, हमने इन्वेस्टमेंट की बात पहले की है जब हमने कैपिटल एम्प्लॉयड का डिस्कशन किया था। ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स। ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स वो हैं जो हम पैसा अपने बिजनेस में ही इन्वेस्ट कर रहे हैं, या फिर बिजनेस की किसी कंडीशन की वजह से वो इन्वेस्टमेंट करना पड़ रहा है, लेकिन वो हमारा आउट ऑफ बिजनेस इन्वेस्टमेंट नहीं माना जाएगा। तो ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स अगर हैं तो हमें उन्हें असेट से हटाना नहीं है, क्योंकि वो भी बिजनेस का ही असेट है, ट्रेड से ही क्लियर हो जाना चाहिए। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है तो उसे बाहर कर दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा है नहीं, ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स है तो यहाँ पे ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स को अलग से हम एक्सक्लूड नहीं करेंगे। 30,000 रुपए लिखा हुआ है, इसको इंक्लूडेड ही रहने देंगे। 3 लाख रुपए के असेट्स हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करने का एक तरीका है असेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज, और मैंने आपको बताया भी था कि हमने अकाउंटिंग इक्वेशन क्लास 11th में देखा है। तो अकाउंटिंग इक्वेशन में भी तो हमने यही सीखा था कि असेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, क्योंकि कैपिटल एम्प्लॉयड भी बिजनेस की एक लायबिलिटी ही है। तो वही चीज है, वही इक्वेशन है, थोड़ा सा चेंज कर दिया है। कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल्स टू असेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज, और असेट्स में ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स को शामिल करना होता है, इसीलिए वो इंक्लूडेड है तो रहने देंगे। माइनस करेंगे आउटसाइड लायबिलिटीज की वैल्यू 60,000 रुपए। 2,40,000 रुपए कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया। अब इस 2,40,000 रुपए पे पूरा जो इंडस्ट्री का एवरेज रेट ऑफ रिटर्न है उसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो पता चल जाएगा कि पूरे मार्केट का रिटर्न क्या आ रहा है, या फिर हमारी कैपिटल पे हमें कितना कमाना चाहिए था कंसिडरिंग मार्केट रेट ऑफ रिटर्न। देखिए 15% लिखा हुआ है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अब नॉर्मल प्रॉफिट का जो कैलकुलेशन होगा 2,40,000 रुपए इंटू 15%, 36,000। ये 36,000 रुपए हमें कमाने ही चाहिए थे। अगर हमारी एक्चुअल कमाई जो है इस 36,000 रुपए से भी कम है तो फिर गुडविल का कैलकुलेशन पॉसिबल नहीं है सुपर प्रॉफिट मेथड में। अगर सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल का कैलकुलेशन करना है, गुडविल का वैल्यूएशन करना है, तो हमारा प्रॉफिट इस 36,000 से ज्यादा ही होना चाहिए। जितना एक्स्ट्रा कमाएंगे उसे सुपर प्रॉफिट बोलेंगे। अब देखिए एक चीज मिस हो गई, यहाँ पे 88,450 हमने कैलकुलेट किया, लेकिन उसमें से पार्टनर्स का रेम्यूनरेशन भी माइनस करना था, क्योंकि हमने यहाँ पे माइनस नहीं किया हर साल से,
यहां माइनस करेंगे 9000, तो ये आ जाएगा 79,450। 79,450 हमारा एक्चुअल फ्यूचर प्रॉफिट है, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट जिसको बोलते हैं, कि इतना तो हम फ्यूचर में कमाएंगे ही कमाएंगे। और यहीं से गुडविल की शुरुआत होती है, क्योंकि हमें चाहिए होता है फ्यूचर का प्रॉफिट, पर हम बेस बनाते हैं पास्ट के प्रॉफिट्स को, क्योंकि फ्यूचर का प्रॉफिट तो अभी कैलकुलेट हो नहीं सकता, तो उसका अंदाजा कैसे लगाया जाए, इसीलिए हम पास्ट प्रॉफिट्स को बेस बनाते हैं, और वही हमने यहाँ पे किया। अब अगर आप हर साल से 9,000 अलग से भी माइनस करते तो भी ये 79,450 भी आता। खैर, अब नॉर्मल प्रॉफिट हमारे पास है, एवरेज प्रॉफिट हमारे पास है, अब सुपर प्रॉफिट का कैलकुलेशन कर लेते हैं। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 79,450 माइनस 36,000, ये आ जाएगा 43,450, 43,450। अब एक और अजम्पशन यहां पे लेना पड़ेगा, क्वेश्चन में ईयर ऑफ परचेज की इंफॉर्मेशन भी नहीं है। देखिए, दो जगह हमने यहाँ पे अजम्पशन लिया है। पहला, यहाँ पे कितने सालों का एवरेज करना है गिवन नहीं था, 4 सालों का एवरेज कर दिया। कितना ईयर ऑफ परचेज कितना है ये भी क्वेश्चन में गिवन नहीं है, इसीलिए 1 ईयर ले लेंगे, और ये जो फिगर है इसी को गुडविल मान लिया जाएगा। गुडविल इज इक्वल्स टू 43,450। तो मेरे ख्याल से ये जो वैल्यूएशन गुडविल का आया है ये आपको समझ में आ गया होगा। जो अजम्पशंस हमने यहाँ पे लिए, वो अजम्पशंस हमने क्यों लिए ये भी आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पे इंफॉर्मेशन सफिशिएंट नहीं है। हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ड्यू टू लैक ऑफ इंफॉर्मेशन वी हैव कैलकुलेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ 4 ईयर्स, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये लिख सकते हैं, अगेन ड्यू टू लैक ऑफ इंफॉर्मेशन सुपर प्रॉफिट इटसेल्फ हैज बीन ट्रीटेड एज गुडविल। सुपर प्रॉफिट को ही हमने गुडविल मान लिया, क्योंकि गुडविल के लिए अलग से ईयर ऑफ परचेज की इंफॉर्मेशन नहीं है। खैर चलिए, मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल क्लियर है। ये जो पॉइंट्स हमने लिए हैं ये सारे रिपीट हुए हैं। हाँ, रिपेयर्स वाला पॉइंट पहले इसका जस्ट ऑपोजिट था, बाकी तो मेरे ख्याल से ऐसा कुछ खास नहीं था इस क्वेश्चन में जो हमने नया आज क्लास में डिस्कस किया हो, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि हमने जो लास्ट क्लास में पढ़ा वो काफी जल्दी सारी बातें पढ़ ली, इसीलिए आज होल्ड किया, एक क्वेश्चन सुपर प्रॉफिट का किया और उसमें वही सारे पॉइंट्स देखे जो हम ऑलरेडी क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, ताकि ये चीज कंफर्म हो जाए कि ये पॉइंट्स का जो एडजस्टमेंट हम कर रहे हैं वो एडजस्टमेंट हमको क्लियर हो रहा है। खैर, इसको नोट कर लीजिए, फिर आज की क्लास को कंक्लूड करते हैं। अब देखिए, इस वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में कैपिटलाइजेशन मेथड का डिस्कशन हमारा पेंडिंग है। बाकी सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए हैं और छोटी छोटी कुछ और बातें हैं जिनका डिस्कशन पेंडिंग है, तो ये डिस्कशन हम मंडे वाली क्लास में करेंगे। और जो क्वेश्चंस आपको होमवर्क में दिए जाएंगे वो इसी बेसिस पे दिए जाएंगे कि जितना डिस्कशन हमने अभी तक क्लास में किया है वहीं तक के क्वेश्चंस आपको करने पड़ेंगे, और कोशिश करिएगा कि हर क्वेश्चन में आंसर आपका मैच करे, मतलब गुडविल का वैल्यूएशन ही करना है। देखिए, यहाँ पे एंट्रीज तो पास हो नहीं रही हैं, प्रेजेंटेशन जैसा भी कुछ नहीं है, आपको कैलकुलेशन प्रॉपर करना है, और वो प्रॉपर तब होगा जब आपको एडजस्टमेंट्स का पता होगा, प्रॉपरली पता होगा कहाँ कौन सी चीज प्लस होगी और कहाँ कौन सी चीज माइनस होगी। तो कोशिश करिएगा कि आंसर्स जो हैं आपके वो जो शीट में गिवन है उनसे मैच कर जाएं। आज वाली क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।